चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रिवीजन सेशन ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, जो लोग आ चुके हैं, जो लोग आने वाले हैं, आप आसपास शांति बनाए रखें ताकि अपन इसको फ्लो में कवर कर पाए। उसको बंद कर दो, हाँ दरवाजा, वेरी गुड। चलिए, आर यू अवेयर, ये आपको पूछ रहे हैं, क्या आप अवेयर हैं, क्या आप जागरूक हैं? कौन हाँ बोला? दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ, ये कवर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कलर चेंज करना अच्छा, हाँ, तो इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। क्या आपको ये जागरूकता है कि हम सभी लोग, बड़े से बड़ा आदमी, हाथी से लेके जानवर, जो भी देखोगे प्लांट, वो एक ही सेल से अपने जीवन की शुरुआत करता है। जागरूक हो, वेरी गुड। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। फिर आपको आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि एक सेल से पूरा आदमी ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो पहले चैप्टर में जब ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन था तो उन्होंने कहा था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहां क्या कह रहे हैं? दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें फर्क है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलना और प्रॉपर्टी बोलने में फर्क है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है इसके आधार पे आप ये डिफाइन कर सकते हो कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है। पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर तो हो ही सकता है, चाहे वो डिफाइन कर पाए या ना डिफाइन कर पाए। तो इसको उससे ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए रिलेट नहीं करना है, गलत इंटरप्रेट नहीं करना है कि सर यहां तो बोल ही दिया तो कल को आएगा कि ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम बोल देंगे हाँ ट्रू है क्योंकि यहां लिखा था। आई बात समझ में? तो वो गलत इंटरप्रिटेशन है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे, प्रॉपर्टी है बोल रहे हैं। डिफाइन करना मतलब तो फिर वो उसको टैग मार दिया कि भाई ग्रोथ की वजह से हम बोलेंगे कि आप लिविंग हो, वो नहीं बोल सकते। पर ग्रोथ होती है हमारे में, हाँ होती है। आई बात समझ में? इंटरनल ग्रोथ हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नाउ ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। यानी हर सेल जो डिवाइड होती है वो एक से दो कोशिकाएं, एक से दो सेल्स बनाती है डिवाइड होकर, डॉटर सेल्स। द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स, जो दो पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल बनती है, देम सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, वो भी ग्रो करती है, वो भी डिवाइड करती है, और उससे पूरी पॉपुलेशन बन जाती है, यानी पूरी जनसंख्या सेल्स की बन जाती है बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल। यानी वो सिंगल सेल से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके पूरी पॉपुलेशन बन जाती है। और ऐसे ही एक सिंगल सेल से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। तो सेल डिवीजन का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ सेल्स तक हम बना लेते हैं कि सेल से बाय सेल डिवीजन। तो ये तारीफ करिए पहले पैराग्राफ में। इस पूरे पैराग्राफ में आपको मोस्टली चीजें पता हैं। कहां पर आप फंस सकते थे? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाली बात पे, ठीक है, वहां पर आप मिस इंटरप्रिट कर सकते थे, तो वो नहीं करना है, वो मैंने आपको समझा दिया। बस वही काम की चीज है यहाँ पर, ट्रिकी। नाउ सेल साइकिल पे चलते हैं। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो है ही, अभी अपन ने ऊपर जस्टिफाई भी करा है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। जब भी कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन यानी डीएनए की प्रतिकृति, कॉपी, वो भी होती है, एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस, यानी कोशिका की ग्रोथ, वृद्धि भी होती है। नाउ all these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells। यानी जो जो चीजें हमने पढ़ी अभी, क्या? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होना, कॉपी होना, और कोशिका के अंदर साइज बढ़ना, वृद्धि होना, ये सभी कोऑर्डिनेटेड वे में, सामंजस्य के साथ होने चाहिए। तभी आप बराबर से सेल की ग्रोथ करा पाओगे, सेल डिवीजन करा पाओगे, सेल साइकिल को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। विद इंटैक्ट जीनोम, जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। आपकी जो सेल में जैसे अपना डिप्लॉइड कंटेंट होता है ना 2n, तो वो अपनी सेल का 2n है, उसका आधा n यानी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको अपन जीनोम कहते हैं। तो जिसको जीनोम की डेफिनेशन नहीं पता है, मैंने बता दी, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, n, स्मॉल n वाला जो अपन लिखते हैं। यानी हमारे लिए n की वैल्यू क्या हुई? 23 क्रोमोसोम, 23 गुणसूत्र, राइट।
अच्छा इंग्लिश का हिंदी कर दिया, सॉरी। 23 गुणसूत्र, 23 क्रोमोसोम। आया समझ में? ठीक, हाँ ना, कुछ तो बताओ। वेरी गुड। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। द सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cell is termed cell cycle. वो सारे इवेंट, वो सारी चीजें, ठीक है, जिसमें एक कोशिका डबल होती है और डबल करती है अपने डीएनए को, जीनोम को, सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल, यानी कोशिका के बाकी भागों को, उसके जो पार्ट हैं उनको भी बनाती है, और इवेंचुअली और अल्टीमेटली डिवाइड करती है दो पुत्री कोशिकाओं में। इस पूरे प्रोसेस को हम कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक। ऑल्दो सेल ग्रोथ, यानी जो कोशिका की वृद्धि है, यद्यपि कोशिका की वृद्धि इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, यानी अगर हम कोशिका द्रव्य के बढ़ने की, वृद्धि के टर्म्स में देखें तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहां पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्या सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ या इंक्रीज, ट्रू है, एनसीईआरटी बोल रहा है ना। यानी कोशिका द्रव्य की वृद्धि जो होती है, क्या वो निरंतर प्रक्रिया है? जी हां, ये बोल रहे हैं अपन, ठीक है। नाउ डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए का बनना, occurs only during one specific stage in the cell cycle. डीएनए का निर्माण होना या प्रतिकृति बनना या कॉपी होना वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे होता है, लेकिन सेल की जो ग्रोथ है वो सारी स्टेज पे चल रही है। तो आपको कोई भी पूछे कि क्या G1, S, G2 इन सारी फेज में सेल ग्रोथ हो रही है, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं पूछा कि सारी स्टेज पे हो रही है, वो पूछ रहा है G1, S और G2 तीनों स्टेजेस में सेल ग्रोथ होती है, तो आप बोलोगे सर G मतलब ग्रोथ फेज, तो G1 और G2 तो बराबर है, S फेज गड़बड़ है। लेकिन यहां आगे क्या बोल गए भाई साहब, वो तो निरंतर होती रहेगी, वो रुक थोड़ी जाएगी एस फेज में। डीएनए का रेप्लिकेशन पर्टिकुलर स्टेज पे हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? कैसे इंटरप्रेट करना है लैंग्वेज को? ये है द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, यानी डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। जो डीएनए है वो डॉटर न्यूक्लियस, यानी जो पुत्री केंद्रक बनेगा, यानी जो दो नए केंद्रक बनेंगे डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन के बाद न्यूक्लियस बनेंगे, उसमें बहुत सारी जटिल प्रक्रियाओं के दौरान के द्वारा वो पहुंचता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इवेंट्स के थ्रू पहुंचता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दिस इवेंट्स देमसेल्स आर देमसेल्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, यानी जिन जिन प्रोसेसेस के थ्रू ये गुजरता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होके और डॉटर सेल्स में पहुंचना, डॉटर न्यूक्लियस में पहुंचना, केंद्रक में, वो सारा की सारा जेनेटिक्स के कंट्रोल में होता है। वो सारा अनुवांशिकी रूप से रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो रहा है, अपनी मर्जी आई वो हो रहा है, नहीं, सब कुछ कंट्रोल्ड है। आई बात समझ में? अगर कोई इसी लाइन को चेंज करके पूछे कि इस तरह से जो डॉटर सेल्स में या डॉटर न्यूक्लियस में डीएनए का जाना और वो सब डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर नहीं आता है, तो आप क्या बोलेंगे? फॉल्स। या वो आ जाए कि वो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर आता है, तो ट्रू। तब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि सर सेल साइकिल में जेनेटिक्स क्यों घुसेड़ रहे हैं, वो तो उधर आता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की क्या क्या स्टेजेस हैं? और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, ये यूकैरियोटिक सेल साइकिल की बात करिए क्योंकि प्रोकैरियोट में सेल साइकिल की स्टेजेस नहीं होती हैं। बैक्टीरिया के अंदर या यूनिसेलुलर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एमाइटोसिस होता है, यानी माइटोसिस नहीं होता है, ठीक है। उसमें ना कोई प्रोफेज, ना कोई एनाफेज, टीलोफेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, कुछ नहीं होता। उसमें बस डीएनए कॉपी होकर डिवाइड हो जाती है सेल, और वो डायरेक्ट सेल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। ये चर्चा जो चल रही है सारी, वो किसकी चल रही है? स्पेसिफाई करा एनसीईआरटी ने यूकैरियोटिक सेल के लिए। आई बात समझ में? तो कल को लिखे कि इन बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल या साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन आल्गे की सेल, तो आदमी सोचेगा आल्गे तो प्लांट थे। G1 S और डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन S फेज, आप बोलोगे हाँ डीएनए रेप्लिकेशन तो S फेज में ही होता है, आल्गे में गलत। ध्यान देना था कि ब्लू ग्रीन आल्गे तो साइनोबैक्टीरिया है और वो तो प्रोकैरियोट है, उसमें ये सब स्टेजेस
होनी ही नहीं है। तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने का काम कर सकते हैं एग्जामिनर, आप ऐसे लोगों को जानते ही होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन सेल कल्चर में जो हो रहा है उसको हमने इलस्ट्रेट करा है, ये बता रहे हैं टिश्यू कल्चर में। दिस सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स, यानी हेल्दी ह्यूमन सेल जो होती है वो करीब 24 घंटे में कल्चर में डिवाइड कर जाती है, ठीक है, ये बोला है। हाउएवर, जबकि यह ड्यूरेशन सेल साइकिल की कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और सेल टाइप पे भी निर्भर करती है। जैसे कैंसर सेल है तो वो फास्ट डिवाइड करेगी, उसके लिए ये नहीं लगेगा टाइम, है ना। लीवर की सेल अलग डिवाइड करेंगी, हार्ट का है, तो अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग वेरी करेगा। तो ये बोल दें कि यह जो 24 आवर्स में सेल्स डिवाइड करती हैं दैट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप बोलोगे हाँ एक ऑर्गेनिज्म का तो बराबर तो है, क्या गलत है, 24 आवर्स ही तो था, सर ने बताया भी था। नहीं, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन, टिश्यू टू टिश्यू, कंडीशन टू कंडीशन, कैंसरस नॉन कैंसरस। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया यीस्ट का, कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट 90 मिनट। यीस्ट तो 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। तो कई बार ये पूछते हैं सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आदमी जल्दबाजी में बोलता है हाँ बराबर तो बोला है, गलत क्या है, वो तो कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस हैं, राइट। वो सेल साइकिल की है ही नहीं। सेल साइकिल तो कोशिका चक्र की बात हो रही है जिसमें इंटरफेज भी है और एम फेज भी है, और फिर एम फेज में 2 फेज हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इतनी क्लैरिटी के साथ अवेयरनेस, ऐसा नहीं कि ये चीज आपको पता नहीं है जो मैंने बोली, आपको पता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जो है वो माइटोसिस का पार्ट है या मियोसिस का पार्ट है, नॉट ऑफ सेल साइकिल डायरेक्टली 4 स्टेज। पर फिर भी कई बार हम कॉन्शियस नहीं होते हैं उस चीज को लेके, और यही मेरा काम है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि देखो एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलेगा, आपको लगेगा सब कुछ ठीक ही तो है इस सवाल में, लेकिन वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो कितनी फेजेस हैं सेल साइकिल की? 2, एक इंटरफेज और एक, यही है, छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा कुछ ग्रेट नहीं है इस चैप्टर में जो अपन अलग पढ़ लेंगे या रिवीजन में कुछ अलग जानेंगे, लेकिन यही छोटी बातों को अपन तवज्जो देंगे तो स्ट्राइक होगा एग्जाम में, हम अवेयर होके जाएंगे, वही चाहिए मुझे, कॉन्शियसनेस लेवल अपना होना चाहिए। नाउ इंटरफेज और एम फेज, एम को उन्होंने माइटोसिस फेज बोला है क्योंकि ये नॉर्मल हेल्दी वो सोमेटिक सेल्स की बात चल रही है उस सेंस में, ठीक है। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस अकर्स, ठीक है। यानी एम फेज वो है जहां पे समसूत्री विभाजन या वास्तविक कोशिका विभाजन हो रहा है, ठीक है। एंड इंटरफेज का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, है ना। तो एम फेज और अगली एम फेज यानी 2 बार कोशिका विभाजन होगा, उसके बीच की जो अवस्था है बीच की, इंटरफेज। 2 एम फेज के बीच की फेज है वो इंटरफेज है। आई बात समझ में? इसलिए नाम है इंटर, इंटर का मतलब भी इन बिटवीन होता है, मध्य की फेज। नाउ ठीक है, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली 1 आवर। 24 में से सिर्फ 1 घंटा ही आपका एक्चुअल एम फेज है, 23 आवर्स आपका कहां गुजर रहा है? इंटरफेज में। वो 85 to 95% आपका सेल साइकिल का उधर ही गुजर रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली उसको दे दिया डेटा वाइज 95, वो रेंज रहती है, ठीक है। एनसीईआरटी ने 95 रखा है तो आप वो रटो, ठीक है। द एम फेज स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले एम फेज किससे स्टार्ट होती है? केंद्रक के विभाजन से, न्यूक्लियस के डिवीजन से, करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। और उसके बाद जो पुत्री कोशिका के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र हैं उनका सेपरेशन होगा उसमें, उसके बाद नहीं उसमें, एंड यूजुअली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और उसके बाद आपका अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक। नाउ द इंटरफेज जो इन बिटवीन फेज है, दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, उसको यद्यपि हम रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, विश्राम वाली अवस्था बोल रहे हैं, किसको? इंटरफेज को, लेकिन एक्चुअल में सेल उसमें बहुत कुछ करती है, सेल आराम नहीं कर रही है। जैसे आपको कोई बोल दे कि यार अभी 5-6 दिन छुट्टी थी दिवाली पे, तो ऐसा थोड़ी कि आप 6 दिन पूरा आराम से लेट के, मम्मी ने
जाले साफ करने को बोला होगा, दूध लेने जाने को बोला होगा, 50 काम अपने पास हो सकते हैं, राइट। तो दादाजी ने पासबुक लेके भेजा होगा बैंक में, उनका फेवरेट जो काम है वो सब। तो इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहां पर सारी तैयारियां होंगी जो एक्चुअल एम फेज में चाहिए, है ना, सेल की ग्रोथ और डीएनए का रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। अगेन इन ऑर्डरली मैनर, उस वर्ड पे गौर फरमाइएगा, ऑर्डरली मैनर, ठीक है, यानी क्रमशः होगा। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज, वो तो अपन को पता ही है, G1, S और G2। G को गैप 1, G2 को गैप 2 और S का मतलब होता है सिंथेसिस, जो कि डीएनए का मेनली सिंथेसिस के लिए है। चलो G1, ये G1 है और इस G1 में क्या होता है वो देखते हैं। G1 करस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए के रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने यानी S फेज और माइटोसिस के खत्म होने के बीच की अवस्था है, यानी M फेज खत्म हुई और रेप्लिकेशन होगा, उसके बीच की तैयारियों की जगह है। यानी यहां पर वो तैयारी होगी कि डीएनए रेप्लिकेशन के जो प्रोटीन एंजाइम चाहिए वो आप तैयार कर लो, ठीक। तो ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, कोशिका जो है वो उपापचयी रूप से सक्रिय है, एक्टिव है, एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज, और कंटिन्यूअसली ग्रो भी होती है, निरंतर वृद्धि करती है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, वो डीएनए का रेप्लिकेशन यहां नहीं करती है। कहां करती है? अगली फेज में, एस फेज पे आ गए। अब एस और सिंथेसिस फेज, ये वो फेज है विच मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन अकर्स, यहां डीएनए की कॉपी हो जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अब आपने डीएनए की कॉपी करी है तो डीएनए जितना था एक्स अमाउंट था तो 2x अमाउंट हो जाएगा, सी दिया है तो 2c हो जाएगा, 10 नैनोग्राम दिया है तो 20 नैनोग्राम हो जाएगा, ठीक। नाउ इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2c देन इट बिकम्स 4c, वही बात है, बेसिक है। हाउएवर, जबकि देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में कोई वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने बताया था, बता रहा हूं। यहां पर आपका एक क्रोमेटिड था और डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद इसी का कॉपी होके सिस्टर क्रोमेटिड आ गया, लेकिन ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर ये बोल देता है कि बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड टू सेम सेंट्रोसोम, हेंस क्रोमोसोम नंबर डज नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग एस फेज। तो आप क्या बोलोगे? गलत, फॉल्स। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर पे जुड़े हैं सेम, सेंट्रोजोम नहीं। सेंट्रोजोम यानी तारक काय होता है जो सेंट्रियोल्स का बना है, और सेंट्रोमियर ये वाला पार्ट है। तो सेंट्रोजोम और सेंट्रोमियर में लोग कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम के प्रेशर में जल्दबाजी में फटाफट पढ़ते हैं, क्योंकि उनको टेंशन है फिजिक्स करनी है, बायो जल्दी निपटानी है। निपटाते जाओ और निपटते जाओ, जितना हल्के में लोगे उतना फिर हमारी सब्जेक्ट आपको हल्का कर देगी नंबर में, ठीक। ध्यान देने का। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 आफ्टर S फेज भी इट विल रिमेन 2n, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ेगा। हां, हर क्रोमोसोम पे क्रोमेटिड का नंबर आप डबल कह सकते हो। क्यों? पहले एक था, अब 2 हो गए, ठीक है। ये 2 क्रोमेटिड है, इसको एक क्रोमेटिड मानते हैं ये, कुछ लोग इसको एक क्रोमेटिड बताते हैं और इसको दूसरा बताते हैं। नहीं, इसको एक क्रोमेटिड और इसको दूसरा नहीं बताना है, ये पूरा एक है, ये दूसरा है, ठीक है। आई बात समझ में? कुछ के बेसिस उतने हिले हुए होते हैं तो मैं जिम्मेदारी से बता देता हूं। नाउ इन एनिमल सेल, जंतु कोशिका में, ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। जंतु कोशिका में एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। कहां? न्यूक्लियस, केंद्रक में। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, और सेंट्रियोल कहां कॉपी होता है? साइटोप्लाज्म में। ये तारक का है, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम उसकी बात हो रही है, लेकिन कहां पर? साइटोप्लाज्म में। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिख दी, लेकिन दोनों को न्यूक्लियस में चिपका दिया, तो आंसर गलत। कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन अकर्स इन न्यूक्लियस, हाँ दोनों तो होता है, सर ने लिखवाया था। नहीं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस अलग अलग जगह है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, इन्हीं सब में फंसा रहे हैं वो आपको, और कुछ नहीं। अगर ये सारी बातों पे आप श्योर होके, कॉन्शियस होके जाओगे, आपका स्कोर बायो में अच्छा ही आएगा। नाउ
एंड आप ड्यूरिंग G2 फेज, अब G2 फेज में आप क्या बनाते हो, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज फॉर द माइटोसिस। अब अगली M फेज है, तो G2 में आप M फेज के प्रोटीन बनाओगे, राइट। अब कई बार जब मैं नोट्स में लिखवाता हूं कि G1 फेज में भी प्रोटीन RNA बनाए जाते हैं, तो लोग मेरे पास एनसीईआरटी लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी में दिया है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन G2 फेज। वाह वाह वाह, क्या सिंक्रोनाइज किया है तुमने, है ना, ऐसे क्रिसेंडो के साथ गए हो तुम। तो G2 फेज में प्रोटीन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, मैंने मना किया ही नहीं। G2 फेज में प्रोटीन और एंजाइम बनते हैं M फेज के काम के, और G1 फेज में बनते हैं S फेज के काम के, दोनों राइट है। उन्होंने मना कहाँ किया है कि G1 में नहीं बनते हैं, उन्होंने लिखा नहीं है, तो वो तो आधा सच हुआ ना। उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि G1 में प्रोटीन नहीं बनते हैं, बनते हैं। आई बात समझ में? तो उसको गलत इंटरप्रेट नहीं करना है कि सर G2 में बनते हैं, यही लिखा है तो G1 में नहीं बनते हैं। बनते होते तो लिखते नहीं, अरे वो एनसीईआरटी है, भूलो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल, एडल्ट हो जाते हैं जो एनिमल, यानी विकसित वयस्क, उन लोगों में कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं, दे डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, वो डिवीजन सेल डिवीजन नहीं करती हैं। जैसे कि इन्होंने बोला है दिल की कोशिकाएं, हार्ट की सेल्स, ठीक, वो आगे डिवाइड करके नहीं बनाती, है ना। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कुछ ऐसी सेल हैं जो जरूरत पड़ने पे ही डिवाइड करती हैं, जैसे वो रूट कैप बनाने वाली सेल क्वाइसेंट सेंटर पे G0 पे ही होती है, वो भी जब रूट कैप डैमेज होती है तब वो एक्टिवेट होती है और वो फिर डिवीजन करती है, अदरवाइज नहीं करती। मैंने दोनों के एग्जांपल बताई दिए, ठीक है। तो नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट ड्यूरिंग इंजरी या सेल डेथ, वही जब रूट कैप में सेल्स इंजर हो जाएं, डेथ हो जाए उनकी, वो फ्रिक्शन की वजह से घिस के खत्म हो जाएं, तब फिर वो जो आगे की तरफ उसके टिप पे होती है सेल, वो डिवाइड करती है और वो वापस रूट कैप की सेल्स को रिकवर करवाती है। तो ये वहां की बात है, उसका नहीं बोल सकते, उसका बाकी उसमें भी काम आता है, लंबाई बढ़ाने में भी, इसलिए वो सिर्फ इंजरी या रिपेयर में नहीं आ रही है ना, इसलिए। दिस सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट G1 फेज टू एंटर इनएक्टिव स्टेज विच इज नोन एज क्वाइसेंट या G0 स्टेज ऑफ द सेल्स। जो सेल्स G1 को एग्जिट मारती हैं और G0 में चली जाती हैं, उन वो एग्जिट वर्ड यूज करा है एनसीईआरटी ने यहाँ पर, ठीक है। इट एग्जिट द सेल साइकिल, और वो कहाँ चली जाती है, G0 में, और G0 को क्वाइसेंट वर्ड आता है क्वाइट से, यानी शांत अवस्था। पर अगेन ये शांत नाम दिया है, पर सेल यहां पर भी एक्टिव है, सो नहीं रही है, मर नहीं गई है, ठीक है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, वो सक्रिय हैं कोशिकाएं, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, यानी वह प्रोलिफरेट यानी सेल डिवीजन नहीं कर रही है, ठीक है, वो डिवाइड नहीं कर रही है, पर एक्टिव जरूर है, ठीक है। अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जब तक आप उनको बोलो नहीं, सिग्नल ना दें अपनी बॉडी, तब तक वो डिवाइड नहीं कर रही होती हैं, वो G0 में रहती हैं, ठीक है। तो एक परमानेंटली G0 वाली है और एक टेम्परेरी वाली है, दो प्रकार की अपन ने देखी, ठीक है। आ गया समझ में? कुंभकर्ण मोड बोलते हैं G0 को। फिर इन एनिमल्स माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स, यानी जंतु कोशिका में या जंतुओं में जो माइटोसिस होता है वह द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। इसमें होता है 2n डिप्लॉयड सेल में, और वो भी द्विगुणित कौन सी, सोमेटिक सेल्स, बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो, ठीक है, उनमें होता है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, फिर भी कुछ अपवाद हैं। क्या है एक्सेप्शन? वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेन हनी बी, जिसको हम बोलते हैं मधुमक्खा, नहीं नर मधुमक्खी, ठीक है, वो मजाक में बोलता हूं मधुमक्खा, लिख मत देना, ग्रामर गलत है। अगेंस्ट दिस, है ना, तो यहां पर अपन को पता है, मैंने आपको लिखवाया नोट्स में प्रॉपरली कि मधुमक्खी में अंडा जो होता है, एग, बिना स्पर्म मिले वो अंडा ही मेल हनी बी को पैदा कर देता है माइटोसिस से, जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, अनिषेक जनन, ठीक है। नाउ अगेंस्ट दिस, इसके विपरीत प्लांट में दे शो माइटोसिस इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, प्लांट में द्विगुणित और अगुणित दोनों अवस्थाओं में
कोशिका विभाजन समसूत्री रूप से इक्वेशनल यानी माइटोसिस से हो सकता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, अगर आप रिकलेक्ट कर पाओ, अगर आप गजनी नहीं हो, आपको याद आ रहा हो प्लांट किंगडम में, तो हमने आपको नोट्स में लिखवाया है कि स्पोर्स जो हैं हैप्लॉइड होते हैं प्लांट में, जो माइटोसिस करके पूरा गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो प्लांट में तो ये बहुत ही कॉमन चीज है हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होना, और डिप्लॉइड में तो होता ही है कि जाइगोट बनता है, उससे पूरा प्लांट बनता है, दैट इज माइटोसिस अगेन। तो डिप्लॉइड में भी होता है और हैप्लॉइड में भी होता है, ये उनमें कॉमन है, हमारे में कॉमन नहीं है, हमारे में एक्सेप्शनल है कि कुछ एक्सेप्शन है, वहां छोड़ दो तो बाकी हमारे यहाँ डिप्लॉइड सेल ही माइटोसिस करती हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? कई बार मेल हनी बी या हनी बी लिखने के बजाय वो सोशल इंसेक्ट्स लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? सम सोशल इंसेक्ट्स शो माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल्स, तो भी ट्रू है, क्योंकि अपन मधुमक्खी को सामाजिक जानवर मानते हैं। क्या मानते हैं? सोशल इंसेक्ट, क्योंकि वो मिलजुल के रहते हैं ना, इसलिए अच्छे आदमी। चलो अब चलते हैं अपन एम फेज में। ठीक, एम फेज, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, सबसे ज्यादा ड्रामा। ठीक है, ये है एकता कपूर। ठीक है, आ गया समझ में? यहां होता है कौन सी फेज में? एम फेज में, इन्वॉल्विंग अ मेजर और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। यहां पर मेजर उठापटक होती है, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है सबसे ज्यादा मोस्टली सेल के हर भाग का, हर चीज का उठापटक जो होता है वो कहां होता है? एम फेज में, इसलिए इसको ड्रामेटिक बोला है। सबसे ज्यादा नौटंकी इधर होता है। ठीक, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स आर सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। चूंकि माइटोसिस करने वाली कोशिका जो है उसकी जो पेरेंटल सेल है, क्या बोलते हैं पेरेंट को? पेरेंटल सेल, उसके गुणसूत्रों की संख्या और बच्चों डॉटर सेल पुत्री कोशिका की संख्या सेम रहती है क्रोमोसोम की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन, समान गुणसूत्रों की संख्या रखने वाला विभाजन, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इक्वल रहता है। दो, फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, यद्यपि हमने अपनी सुविधा के हिसाब से समसूत्री विभाजन को, माइटोसिस को 4 अवस्थाओं में बांटा है, कैरियोकाइनेसिस की यानी केंद्रक के विभाजन की। कौन सी 4? प्रो, मेटा, एना, टिल्लू। ठीक, इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। ऑल्दो हमने 4 स्टेजेस में बांट दिया है, पर एकदम क्लियर कट हम नहीं बोल सकते कि यहां प्रोफेज खत्म हो गई, यहां मेटाफेज शुरू हो गई। लेट प्रोफेज और अर्ली मेटाफेज काफी ब्लर्ड है, एक स्टेज की लेट वाली और अगली स्टेज की इनिशियल वाली स्टेज काफी मिक्स्ड होती हैं, ब्लर्ड होती हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं इनको एक एक स्टेज को अलग बताने की, पर ये काफी जुड़ा हुआ है, प्रोग्रेसिव इवेंट है, यानी एकदम क्रमशः लगातार है, और बीच की लाइन थोड़ी सी ब्लर है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन 4 अवस्थाओं में होता है, प्रो, मेटा, एना, टीलो। चलो सीधा अपन आ जाता है प्रोफेज पे। प्रोफेज, प्रो का मतलब ही फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट स्टेज है, और प्रोफेज ही माइटोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है। कभी लॉन्गेस्ट पूछ लें तो प्रोफेज बोलना, शॉर्टेस्ट पूछें तो एनाफेज बोलना। ठीक है, चलो फॉलोज द एस एंड G2 फेजेस। ये एस और G2 के बाद ये होती है ना। इन द एस एंड G2 फेजेस न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, यानी जो एक्चुअल में एस फेज में जो डीएनए बना था वो G2 फेज के भी आ जाने तक ढंग से कॉइल नहीं हुआ है। इंटरट्वाइंड का मतलब है आपस में संगठित होके और मोटापा नहीं पाया है, वो अभी भी पतले पतले रेशों की फॉर्म में है डीएनए। ठीक है, तो नॉट डिस्टिंक्ट यानी बहुत क्लियरली दिखता नहीं है ना। और वो है प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज कब की क्या सिग्नल है, क्या मार्किंग है, वो ये है कि वहां पर आपका क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो संगठित होने लगता है, कुंडलित होने लगता है ज्यादा मात्रा में, या आप कहेंगे उसको कॉइल्ड होने लगता है, कंडेंस होने लगता है। तो उसकी लंबाई कम होगी डीएनए की और चौड़ाई विड्थ बढ़ेगी और वो विजिबल होने लगेंगे, वो दिखने लगेंगे, जो डिस्टिंक्ट नहीं थे वो होने लगेंगे धीरे धीरे।
द क्रोमोसोमल मटेरियल यानी जो गुणसूत्रों का सामान है बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, और वो अनटेंगल होके, वो संगठित होके, कॉइल्ड होके, और वो और मोटापा विड्थ बढ़ाते रहेंगे। द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, सेंट्रोजोम की बात हो रही है, तारक काय जो आपका एस फेज में डबल हुआ था, ठीक है, नाउ बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल, वो दोनों ऑपोजिट पोल पे जाने लग जाता है, दोनों ध्रुवों पे जाने लग जाता है। जो डबल हुआ था, एक इधर एक उधर, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, वैसा। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज देन कैन बी मार्क्ड बाय फॉलोइंग इवेंट, यानी अब प्रोफेज खत्म हो गई है, ये मार्किंग आप कहां से करते हो, किस आधार पे करते हो, वो उन्होंने पॉइंट लिखवाए हैं, क्या है, तो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मार्किंग ऑफ प्रोफेज का एंडिंग। तो आपको मार्किंग क्या है वो पता होनी चाहिए एनसीईआरटी के लैंग्वेज में। क्या है मार्किंग, कि प्रोफेज खत्म हो गई है। तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमेटिन फाइबर था, रेशे थे, वो कॉइल्ड होके और क्रोमोसोम बन गए हैं प्रॉपर सेल डिवीजन वाले। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर, यानी क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड ऐसे दिखते हैं, ये पहला और ये दूसरा, जो कि एक ही सेंट्रोमियर पे अटैच्ड हैं, ये दिखने लगेगा। और ये जब हो जाए तो आप बोलो कि अब प्रोफेज खत्म हो गई, ये जब अच्छे से दिखने लगे। सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन, यानी जो सेंट्रोजोम्स थे आपके, है ना, ये वाले, वो आपके कहां पहुंच जाएंगे, एक इस पोल पे और एक इस पोल पे आ जाएंगे, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। Have moved towards opposite pole of the cell. Each centrosome radiates microtubule called esters. और हर सेंट्रोजोम से ये रहा, ये एस्टर्स यानी तारे जैसी रेशे या ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल किसकी बनी है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की, ठीक है, साइटोस्केलेटन वाला, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। एस्टर का मतलब है वही ध्रुवीय तारे जैसा दिख रहा है। The two esters together with spindle fiber form mitotic apparatus. ये एस्टर्स दोनों और इससे निकलने वाला स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय तंतु, ये मिला के आपका पूरा स्पिंडल एपरेटस बनता है, ठीक है, यानी जो आपका सेल डिवीजन का पूरा उपकरण है, एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस, वो बन जाता है। तो स्पिंडल एपरेटस क्या है, दोनों सेंट्रोजोम विद एस्टर प्लस जो आपने स्पिंडल फाइबर बनाए, ये मिला के पूरा स्पिंडल एपेरेटस है। क्लियर यहां तक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। और फिर जो सेल्स हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज, यानी जैसे ही एंड हो रहा होता है, व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप, जब आप सूक्ष्मदर्शी में देखोगे, डू नॉट शो गोल्जी, ईआर, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप, ना तो केंद्रक झिल्ली दिखेगी, ना केंद्रिका दिखेगी, ना गोल्जी काय दिखेगा, ना ईआर अंतः प्रद्रव्य जालिका दिखेगी। आते हैं मेटाफेज में, मेटा का मतलब है सेकंड फेज। ये अर्ली प्रोफेज दिखाई है जिसमें रेशे दूर दूर हैं और अभी भी न्यूक्लियर एनवलप आपको दिख रहा है टुकड़ा टुकड़ा होते हुए। यहां पर वो और लेट प्रोफेज में और टूट चुका है ऐसा दिख रहा है, और ये क्रोमेटिन फाइबर थोड़े से कंडेंस हो चुके हैं, इनकी लंबाई कम हो गई है लेकिन मोटाई बढ़ गई है, दिखने लग रहे हैं, ठीक है, ये लेट प्रोफेज है। नाउ कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, यानी पूर्णतया खत्म हो जाना, किसका, न्यूक्लियर एनवलप का। ये अभी भी दिख रहा था तो आपने प्रोफेज ही बोला था, ये पूरा ही गायब हो जाए तो आप तुरंत क्या बोलने लगोगे, मेटाफेज। ये मेटाफेज की मार्किंग है, सिग्नल है। आया समझ में, कि पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाए, केंद्रक झिल्ली पूर्णतया डिसइंटीग्रेट यानी खत्म हो जाए, ठीक है, is the start of second phase of mitosis. Hence chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. ये आपने हटा दिया तभी तो ये सेंटर में जा पाएंगे सेल के, इसका हटाना क्यों जरूरी है, ये हटेगा तभी तो वो क्रोमोसोम मूव करके न्यूक्लियस के एरिया से बाहर निकलेंगे, ये लॉजिक दे रहे हैं। तो एसर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, एक स्टेटमेंट है और एक उसका रीजन है, ठीक है। नाउ by this stage condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. यानी कंडेंसेशन यानी उनका संगठन जो है क्रोमोसोम का, मोटापा होने वाला काम, वो पूर्णतया रेडी हो गया है और वो बहुत अच्छे से विजिबल हो गए हैं। नाउ दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडी। इसलिए हम गुणसूत्रों की मॉर्फोलॉजी,
शारीरिकी आकारिकी यहां पर स्टडी करते हैं। शारीरिकी शेप तो आप एनाफेज में करेंगे। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। मेटाफेज का जो क्रोमोसोम है उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, एक ये और एक उसकी सिस्टर ये, राइट, जो एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी हैं, एक दूसरे की कॉपी हैं, इसलिए सिस्टर बोला है। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ये दोनों साथ में जकड़ी हुई हैं या पकड़ी हुई हैं एट सेंट्रोमियर, इसके ऊपर, ठीक है। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर, ये भी अपन बता चुके हैं, काइनेटोकोर ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं छोटे से, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव टू पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल। अब यहां से आपके स्पिंडल फाइबर जो निकले हैं वो यहां बाइंड होते हैं इन पे, इधर ऐसे बोला है, ठीक है। तो ये काइनेटोकोर वो जगह है जहां पर स्पिंडल फाइबर यानी ध्रुवीय तंतु आकर बाइंड करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? आई? Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by kinetochore to the spindle fiber from one pole and sister chromatid connected to the kinetochore of the opposite pole. अब ये कह रहे हैं कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है मेटाफेज का, तो ये सेंटर में आ जाएंगे आपके, ये रहा, ये रहा, ये सेंटर में आ गए सारे क्रोमोसोम एक लाइन पे। इक्वेटर का मतलब है भूमध्य भाग, सेंटर में आ गए सारे क्रोमोसोम, अलाइन हो गए एक साथ। और यहां पर हर क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है, ठीक है, जो क्रोमेटिड है यहां वाला ऊपर वाला, वो यहां के पोल के स्पिंडल फाइबर से बाइंड हुआ और दूसरा क्रोमेटिड नीचे वाले से बाइंड हुआ है, ये हमने कहा है। तो हर क्रोमोसोम का जो दो क्रोमेटिड हैं, एक क्रोमेटिड उधर वाले से और दूसरा क्रोमेटिड ऑपोजिट वाले ध्रुव के ध्रुवीय तंतुओं से बाइंड हुआ है, ऑपोजिट स्पिंडल फाइबर से बाइंड हुआ है, ऑपोजिट पोल के। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये बोला, ये उसका लक्षण है, चरित्र है। नाउ द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड एज मेटाफेजिक प्लेट, यानी ये जिस तरह से एक लाइन में इस तरह से बैठे हैं, अलाइन हुए हैं, है ना, अरेंज हुए हैं, इसको हम एक मेटाफिजिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। नाउ तो क्या कह रहे हैं की फीचर है मेटाफेज के, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। वो कह रहे हैं स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर आपके अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर पे क्रोमोसोम के, और क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन ऑन द मेटाफिजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑन बोथ पोल, यानी वो एक लाइन में आ जाते हैं और दोनों साइड के स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। ये उसके अंदर अपन ढंग से देख पाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? सिंपल डायग्राम के साथ सब कुछ क्लियर है, ठीक। एनाफेज पे आ जाते हैं। एट द ऑन्स, ये शॉर्टेस्ट फेज है माइटोसिस की। जैसे ही एनाफेज का ऑनसेट यानी शुरुआत होती है, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट, यानी वो जो दो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो स्प्लिट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, एंड टू डॉटर क्रोमेटिड्स, और ये जो स्प्लिट होने से दो डॉटर क्रोमेटिड बने दोनों, वो अब हर एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम कहलाएगा। मैंने बताया था वो दो बच्चियां थी, वो क्या कहलाएंगे? औरत, बताया था ना। नाउ रेफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, जो फ्यूचर में डॉटर न्यूक्लियाई बनना है, डॉटर सेल का न्यूक्लियस बनेगा, उसका क्रोमोसोम कहलाएंगे वो आगे जाके। अभी आप क्रोमेटिड बोलना हो तो बोल लो, लेकिन वो एक तरीके से अब वो क्या कहलाएंगे, ठीक है, ऑफ द टू ऑपोजिट पोल, एंड दे बिगिन टू माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। अब वो ऑपोजिट पोल पे जाने लग गए हैं, अपने अपने पोल पे, एक इधर और एक इधर, एक इधर कनेक्टेड था तो इधर और इधर वाला। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट यानी ये बीच वाली प्लेट, यहां से जैसे जैसे क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं और दूर जाने लगे हैं, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। सेंट्रोमियर जो होता है वो आपका पोल की दिशा में, ये रहा सेंट्रोमियर, और जो ये आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड हैं यानी क्रोमेटिड की भुजाएं हैं, वो उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, ये बोला है। एंड लीडिंग द एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड एंड दे आर टुवर्ड्स दिस साइड, सेंटर की तरफ है।
Thus एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज के क्या बेसिक कैरेक्टर हैं? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाना और क्रोमेटिड का ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाना। ये स्प्लिट हुए और ये अपने अपने पोल की तरफ चले गए, ठीक है, क्योंकि वहां माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन होने लग गई थी स्पिंडल फाइबर की। अब आते हैं अपन टीलोफेज पे। टीलोफेज एट द बिगिनिंग इन द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ये आपका कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक के विभाजन की फाइनल स्टेज है, अंतिम अवस्था है। टीलो का मतलब ही टेल होता है, लास्ट। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस, यानी क्रोमोसोम जो यहां आ चुके हैं वो अब डीकंडेंस होके खुलने लग गए हैं, ठीक है। और यहां अजीब सा टीलोफेज इन्होंने बना दिया है, अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आया। एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, यानी उनकी जो विजिबिलिटी थी वो खो देते हैं, तो अब वो दिखते ही नहीं आपको। तो वो जो उनकी पर्सनैलिटी थी, इंडिविजुअलिटी थी, उनका व्यक्तित्व था, वो इन्होंने खो दिया, ठीक है। वो अब विजिबल ही नहीं है, खुल गए तो इसलिए। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट टू पोल्स, यानी एक यहां चला गया, एक इधर चला गया, दोनों ऑपोजिट पोल पे चले गए और वो अब विजिबल भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या हुआ? क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल, क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं ऑपोजिट पोल पे, एक इस पोल पे, एक इस पोल पे, ठीक है, ठीक है। और उनकी आइडेंटिटी, उनका जो पर्सनैलिटी है, जो विजिबिलिटी थी, वो खत्म हो गई, है ना। एज डिस्क्रीट एलिमेंट, डिस्क्रीट का मतलब है एकदम क्लियरली दिखने वाले एलिमेंट, तत्व थे, वो अब दिख नहीं रहे। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम, अब ये न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो जाता है, यानी केंद्रक झिल्ली बन जाती है ना, एट ईच पोल, हर पोल पे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। उससे दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, एक ये डॉटर न्यूक्लियाई, एक ये, यानी पुत्री केंद्रक बन चुका है, ठीक है। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, गोल्जी और ईआर भी वापस आ गए हैं, इनकी भी घर वापसी हो चुकी है, ठीक है। यहां पर आपका माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है। अब आता है साइटोकाइनेसिस, चलो, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। माइटोसिस accomplishes not only segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, माइटोसिस के अंदर न केवल क्रोमेटिड्स का डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन यानी वो अलगाव होता है, बट सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, बल्कि सेल खुद दो पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है बाय सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और जब यानी कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, ना सिर्फ केंद्रक का बट कोशिका द्रव्य का, और तब ये कंप्लीट होता है माइटोसिस, उसके बाद दो पूरी तरह से सेल बनती हैं। आया समझ में? जस्ट अ मिनट। तो इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो, फरो का मतलब खांचा या विदलन कहते हैं शायद इसको, तो वो बनने लगता है, उससे वो दो सेल में टूट जाते हैं। एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में, क्योंकि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि उसमें लिपिडिक नेचर मेन होता, ठीक है। तो उसके लिपिडिक नेचर की वजह से वो फ्लेक्सिबल होकर टूट के अलग हो जाती है। लेकिन प्लांट सेल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें सेल वॉल है जो कि रिजिड है, यानी दृढ़ है, दृढ़ कोशिका भित्ति है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति है ही नहीं, तो उनमें तो आप मेम्ब्रेन को बीच में लाओ और दो अलग अलग टुकड़े कर दो। उसको ये भी पूछ सकते हैं कि जब मेम्ब्रेन को सेंटर में लाते हैं तो सेंट्रीपेटल हुआ ये डिवीजन, और सेल वॉल वाला जो है प्लांट है उसमें सेंटर से पेरीफेरी पे सेल प्लेट बनती है, तो उसको अपन सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। आया समझ? नो, तो द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर, है ना, तो वहां से डीप होके सेंटर में आता है, तो सेंट्रीपेटल इनडायरेक्टली बोल रहे हैं वो। एंड डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू, प्लांट सेल्स हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है जिसको आप एक्सटेंशन ना कर पाओ, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो दृढ़ है, सेल वॉल।
देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। यानी वो सेंटर में शुरू होगा और ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर। नई कोशिका भित्ति बनती है कुछ साधारण से प्रिकर्सर से, साधारण से छोटे छोटे रॉ मटेरियल से, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज सेल प्लेट, जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं और जो रिप्रेजेंट करता है मिडल लेमिला को। यही आपकी कॉमन वॉल है दो सेल के बीच में, मिडल लेमिला, बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट मतलब पास पास की दो कोशिकाओं के बीच। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। तब आप प्लास्टिड्स को और माइटोकॉन्ड्रिया को आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, वो वाला काम। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म में केंद्रक का विभाजन हो जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, खाली केंद्रक डिवाइड कर रहा है और वो बीच में वॉल नहीं बन रही है, तो वहां पर क्या कंडीशन दिखेगी, सिनोसाइटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड या वो वाला, राइट। जैसे कि कंडीशन अराइजेस तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनेगी और सिनसाइटियम बन सकता है, जैसे कोकोनट के एंडोस्पर्म में देखा था, ठीक है। कोकोनट के एंडोस्पर्म में सिनसाइटियम वर्ड आता है। सिनसाइटियम वर्ड का मतलब है जहां पर अभी सेल वॉल नहीं है लेकिन शायद बाद में बन जाएगी, तो सिनसाइटियम। और सिनोसाइटिक जो फाइकोमाइसिटीज में अपने टर्म यूज करा था, वहां मतलब यह है कि अभी भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है और जीवन भर मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगा, बीच में वॉल बाद में भी नहीं आएगी। तो सिनोसाइटिक और सिनसाइटियम में छोटा सा फर्क है जो मैंने आपको बता दिया, एक में बाद में आएगी एक में आएगी ही नहीं, वो वाला है, दोनों मल्टी न्यूक्लिएटेड, पर बाद में एक है जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेगा बाद में और एक नहीं करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, क्या महत्व है समसूत्री विभाजन का। तो माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली। अब ये कह रहा है यूजुअली, यानी प्रायः यह सिर्फ द्विगुणित कोशिकाओं में यानी डिप्लॉयड सेल में ही होता है प्रायः, लेकिन एक्सेप्शनली हैप्लॉयड में भी होता है। However, in some lower plant and in some social insects, आ गया वो वर्ड, सामाजिक जानवर, कीड़े, अपने हर समाज में कीड़े होते हैं ना, तो उनकी बात चल रही है। Haploid cell also divided by mitosis. It is very essential to understand the significance of division in the life of organism. ठीक है, फालतू बात है। Are you aware of mitosis usually results in production of diploid daughter cell with identical genetic complement. इसका क्या मतलब है, ये वर्ड हिंदी वालों को परेशान कर सकता है। ये कह रहा है कि माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन से एक से दो कोशिकाएं बनेंगी, उनके अंदर डीएनए जो होगा दोनों पुत्री कोशिकाओं में वो समान होगा, एक जैसा होगा, आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, एक जैसा डीएनए। सिंपल भाषा में जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को डीएनए लिख सकते थे, पर उनको लेने थे आपके मजे, तो उन्होंने लिखा ऐसा शब्द, ठीक है। कीप इट सिंपल, डीएनए दोनों में सेम गया है। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं उनमें जो वृद्धि होती है वो किसकी वजह से होती है, सेल डिवीजन में माइटोसिस की वजह से। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जब कोशिका में वृद्धि होती है तो न्यूक्लियस उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता जितना पूरा सेल बढ़ता है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेल जिस मात्रा में पूरी सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ता है उस मात्रा में न्यूक्लियस बड़ा नहीं होता। तो जब ये नहीं होता तो कोशिका वृद्धि होते ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो क्या हो जाता है, डावाडोल, गड़बड़ हो जाता है, और उस वजह से आपको न्यूक्लियस के कंट्रोल में साइटोप्लाज्म नहीं रहता ढंग से, तो सेल को सिग्नल आता है कि बेटा डिवाइड कर लो और वापस से दो न्यूक्लियस बना दो, ताकि इसी साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करने के लिए दो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो आप कहोगे मेरे, ठीक। Therefore becomes essential for cell to divide and restore the nucleoplasmic ratio. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, Vn अपॉन Vc माइनस Vn। ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, ये वॉल्यूम ऑफ सेल है, साइटोप्लाज्म नहीं है, और ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है। सेल में से न्यूक्लियस को माइनस करोगे तो मिलेगा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है और ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, उनका रेशो। आई बात समझ में। फिर
अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। कभी कभी इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाता है, अपन छिल जाते हैं, तो वापस है ना रिपेयर से। द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स लाइनिंग ऑफ गट, यानी अपनी जो गट है उसमें जो लाइनिंग्स हैं रिपेयर होती रहती हैं, स्टमक की लाइनिंग रिपेयर होती रहती हैं, ब्लड सेल्स नहीं बनती रहती हैं, ये सब माइटोसिस की वजह से होता है। इसमें कोई मियोसिस नहीं हो रहा, नहीं तो आपके आरबीसी की जगह स्पर्म बन रहे होते हैं। Mitotic division in the meristematic tissue, the apical and lateral cambium results in continuous growth in plant। जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कैम्बियम है, उन सब की ग्रोथ से अपाइकल ग्रोथ और मोटापे वाली ग्रोथ, कमर से कमरा बनने वाली प्लांट के, वो होती रहती है। और उन सब में भी योगदान किसका है? माइटोसिस का, ना कि मियोसिस का। ठीक, आ गया बात समझ में? यहां पे आपका खत्म होता है माइटोसिस, यहीं पे एंड कर रहे हैं आज का सेशन अपन। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। ठीक, हेलो।